हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एकदम शानदार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी दोस्त हमारे साथ में बने रहेंगे और प्रतिदिन 8 बजे के प्रैक्टिस सेट से के इस क्लासेस से जुड़कर आप लोग अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल या फिर दोस्तों एमटीएस सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन दोस्तों इंग्लिश और जीएस के आधार पर ही होना है। तो आप सभी लोग जीके जीएस की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम प्रतिदिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत ही शानदार तैयारी करवाने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए अपने सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करने समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो दोस्तों लोकसभा में मतदान करते समय जब टाई की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी है दोस्तों राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है दोस्तों उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है लोकसभा के स्पीकर के पास दोस्तों यह अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति के समय में लोकसभा के जो स्पीकर होता है इसके पास यह अधिकार होता है। अगर दोस्तों बात की जाएगी यह अधिकार स्पीकर के पास किस अनुच्छेद के तहत होता है तो इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 100 के तहत दोस्तों जब लोकसभा के अंतर्गत जो है टाई की स्थिति होती है तो उसके उस कंडीशन में लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह इसमें मतदान कर सकता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दोस्तों दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया है? तो बताएंगे किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया है? यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है दोस्तों इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों किस शासक ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। अगर आपसे पूछा जाएगा इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा था, 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत की का वास्तविक संस्थापक कौन था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसे ध्यान से देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है दोस्तों हिमालय, ऑप्शन डी है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों यहाँ पर भारतीय प्रायद्वीप की बात की जा रही है तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप दोस्तों हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? भारतीय प्रायद्वीप दोस्तों हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि भारत कैसा देश है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय देश है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ देश है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 3 तरफ से जल से घिरा हुआ देश है। और दोस्तों इसके उत्तर में तो हिमालय है,
सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत के उत्तर में अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे भारत के उत्तर में क्या है, तो भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। क्या स्थित है? भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है। और भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, तो दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर स्थित है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। और उत्तर में दोस्तों हिमालय। अगर आपसे पूछा जाता है भारत के पश्चिम में क्या स्थित है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत के पश्चिम में अगर आपसे पूछा जाता है तो पश्चिम में भारत के अरब सागर स्थित है। क्या स्थित है? अरब सागर दोस्तों भारत के पश्चिम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का पूर्व में क्या है, तो भारत के पूर्व में दोस्तों है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? भारत के पूर्व में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? ऑप्शन ए है कब शुरू किया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन है इनसे इसका आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की गई है कब किया गया। तो ये ऑप्शन इसके एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपसे समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हमसे समझ लेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च से साबरमती आश्रम तक, कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा हुई थी, जिसे दांडी मार्च कहा गया है। तो दांडी मार्च साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया गया था? साबरमती से। ध्यान रखेंगे साबरमती से आरंभ किया गया था। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च। अगला दोस्तों, यह 78 अनुयायियों के साथ में, गांधी जी के कितने अनुयायी इसमें शामिल थे? 78 अनुयायी इसमें दोस्तों शामिल थे। और यह 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। कहां पर? 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों यह पहुंचा था। कहां पर दोस्तों? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो यह दांडी नामक तट पर पहुंचा था। और दांडी नामक तट पर महात्मा गांधी ने स्वयं ही दोस्तों नमक का निर्माण किया और दोस्तों यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। आशा करते हैं सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन कब आया हुआ था? ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1930 में। ठीक है, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो प्रशासनिक सुधार के लिए साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया हुआ था। कब आया हुआ था? 1928 में आया हुआ था साइमन कमीशन। इसे दोस्तों सफेद कमीशन के नाम से जानते हैं, या फिर दोस्तों इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों व्हाइट कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन की अगर बात की जाएगी तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन दोस्तों इसमें 7 सदस्य ब्रिटिश के थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 7 सदस्य थे और सभी ब्रिटिश के थे। सभी सदस्य कहाँ के थे दोस्तों साइमन कमीशन में? तो सभी सदस्य दोस्तों ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। और ब्रिटिश के यहाँ पर कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश के यहाँ पर 7 सदस्य थे। ध्यान रखेंगे ब्रिटिश के यहाँ पर दोस्तों 7 सदस्य थे और साथ ही साथ में इसमें भारत का कोई भी सदस्य नहीं था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार भारत में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1903 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1909 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1912 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1939 में। तो मार्ले मिंटो सुधार भारत किस वर्ष आया था, ये प्रश्न है आपका। सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात की जाएगी तो भारत सरकार की संरचना में सुधार करने के लिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। और यह दोस्तों 1909 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में तो 1909 दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो है ये आया था और ये भारत सरकार की संरचना में सुधार के लिए, ध्यान रखेंगे
भारत सरकार की संरचना में सुधार करने के लिए यह आया हुआ था। ध्यान रखेंगे। सबसे खास बात दोस्तों ये है कि भारत सरकार की संरचना में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों 1909 में इसकी घोषणा की थी और साथ ही साथ में यह 1909 में आया हुआ था। और अगर बात की जाएगी इसके इस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इस सुधार का मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, निर्वाचन पद्धति प्रदान करके सांप्रदायिकता को बढ़ाना। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना। राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना किसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? तो राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता के लिए हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है जल भराव, ऑप्शन बी है मृदा लवणता, ऑप्शन सी है दोस्तों मृदा क्षारीकरण, ऑप्शन डी है दोस्तों उच्च मृदा धनायन विनिमय। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों कौन सा इसमें उत्तरदायी नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। बाकी दोस्तों अन्य जो फैक्टर हैं, जल भराव हो गया, मृदा लवणता हो गया, मृदा क्षारीकरण हो गया, ये सभी भूमि के उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी हैं। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या सहायता प्रदान करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए फॉर्मेट स्टाइल, ऑप्शन बी है दोस्तों फॉर्मेट ऑल, ऑप्शन सी है दोस्तों फॉर्मेट पेस्ट और ऑप्शन डी है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त अपने अपने जो है कमेंट सेक्शन में एक बार सभी दोस्त बताएंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने सारे लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक दोस्तों और शेयर जरूर करेंगे। लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और साथ ही साथ में एक सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फॉर्मेट पेंटर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। एमएस पावर पॉइंट में से एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे विषय में कौन सहायता प्रदान करता है? तो फॉर्मेट पेंटर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? तो कौन सा रोग दोस्तों हेलिकोबैक्टर पायरोली के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है दोस्तों दाद, ऑप्शन सी है दोस्तों रूबेला, ऑप्शन डी है दोस्तों जठर शोथ। तो कौन सा रोग हेलोबैक्टर पायरोली के कारण होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हेलोबैक्टर पायरोली के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जठर शोथ। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है जठर शोथ दोस्तों हेलिकोबैक्टर पायरोली के द्वारा होने वाला रोग है। इसके कारण दोस्तों हाथों में संक्रमण होता है और साथ ही साथ में ऐंठन, उल्टी और बुखार ये सब दोस्तों जठर शोथ के जो है प्रमुख लक्षण होते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के दोस्तों। एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? ऑप्शन ए है व्यापार करना, ऑप्शन बी है दोस्तों खेती करना, ऑप्शन सी है दोस्तों बुनाई करना, ऑप्शन डी है दोस्तों शिकार करना। तो कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों तृतीयक आर्थिक गतिविधि है व्यापार करना। ऑप्शन ए दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तृतीयक आर्थिक गतिविधि क्या है दोस्तों? तो तृतीयक आर्थिक गतिविधि है व्यापार करना। आर्थिक गतिविधियों को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो दोस्तों प्राकृतिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो प्राकृतिक जो संसाधन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली होती हैं वो दोस्तों प्राथमिक के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपका कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों अगर जो द्वितीय क्षेत्र की बात की जाएगी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है? तो द्वितीय क्षेत्र में वे गतिविधियां होती हैं जो प्राथमिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करती हैं।
इसमें दोस्तों गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा तैयार करना और साथ ही साथ में दोस्तों जो है अन्य इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में वे होती हैं जो प्राथमिक संसाधनों से प्राप्त करके बनाई जाती हैं। और तृतीयक में आपका क्या है, तो तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का निर्माण ना करके केवल सेवाएं प्रदान करना होता है। द्वितीयक में जो है प्राकृतिक से क्या बनाया जाता है, इसमें जो होता है प्राकृतिक से जो प्राप्त होती है इसको दोस्तों इम्प्रूव करके कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है द्वितीयक में। और तृतीयक की अगर बात की जाएगी, तृतीयक में क्या होता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तृतीयक का मतलब होता है केवल दोस्तों सेवा। और प्राथमिक के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कृषि कार्य, पशुपालन। द्वितीयक के होते हैं जैसे दाल से बेसन का निर्माण करना, ठीक है, कपास से कपड़ा तैयार करना, गन्ने से चीनी का निर्माण करना, ठीक है, इसी तरीके से। और दोस्तों तृतीयक में है सेवा करना, केवल दोस्तों सेवा करना। सेवा दोस्तों सेवा की जो कार्य है कौन करता है, जैसे हो गया आपका बैंकिंग सेवा हो गया, शिक्षा का सेवा हो गया, ठीक है, शिक्षा सेवा हो गया। और दोस्तों आपका हो गया मनोरंजन हो गया, बीमा हो गया दोस्तों, व्यापार हो गया। ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसके सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है, जो सही नहीं है। अगला ये दोस्तों एकदम सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर का। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है आपका ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे फटाफट से। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ओजोन परत संरक्षण दिवस ये दोस्तों 23 मार्च को नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम गलत आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वस्तु और सेवा कर जीएसटी को कितने स्लैब में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है दोस्तों 3 और ऑप्शन डी है 4। तो वस्तु और सेवा कर दोस्तों जीएसटी कब लागू की गई थी, तो जुलाई 2017 में, ध्यान रखेंगे जुलाई 2017 में किसे लागू किया गया था, जुलाई 2017 में दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था। इससे दोस्तों किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत दोस्तों ये किया गया था, तो 1 जुलाई 2017। इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी डे, जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और जीएसटी में किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत लाया गया था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये जीएसटी से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में दोस्तों कितने स्लैब कर होते हैं, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 4 स्लैब होते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले दोस्तों सबसे कम 5%, उसके बाद दोस्तों 12%, उसके बाद दोस्तों 18% और दोस्तों सबसे लास्ट है 28%। इस क्रम में दोस्तों जीएसटी के कर जो है लगते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगला प्रश्न है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है। दोस्तों जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम 1969 में लागू किया गया है। कब लागू किया गया, 1969 में लागू किया गया। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे एक बार सभी दोस्त। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन सी है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है दोस्तों तमिलनाडु। तो भारत में किस राज्य ने सबसे पहले दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का एकदम बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही दोस्तों आंसर क्या होगा, तो दोस्तों राजस्थान का एक गांव है नागौर। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुई है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे राजस्थान के नागौर में दोस्तों 2 अक्टूबर 1900, ध्यान रखेंगे डेट, 2 अक्टूबर
1959 को दोस्तों इसे जो है लागू किया गया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाएगी दोस्तों पंचायती राज की, तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों संविधान संशोधन के किस भाग में आती है? तो पंचायती राज दोस्तों यह व्यवस्था भाग 9 में आती है। संविधान संशोधन के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है स्थानीय स्वशासन के रूप में। किस रूप में? स्थानीय स्वशासन के रूप में, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में आर्थिक आरक्षण किस संविधान के द्वारा पारित किया गया है? तो भारत में आर्थिक आरक्षण दोस्तों ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 102, ऑप्शन सी है दोस्तों 103 और ऑप्शन डी है दोस्तों 104। 104वें संविधान संशोधन के तहत सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में दोस्तों आर्थिक आरक्षण दोस्तों 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों इसे लागू किया गया है। सन 2019 में दोस्तों इसे पारित किया गया। सन 2019 में दोस्तों इसे पारित किया गया है। इसमें दोस्तों सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन्हें दोस्तों सामान्य श्रेणी के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें दोस्तों 10% आरक्षण देने की बात की गई है और 10% दोस्तों इसमें आरक्षण प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% दोस्तों आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो 103 है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे किस वर्ष में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस वर्ष में पहली बार संविधान संशोधन किया गया था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वर्ष 1951 में दोस्तों पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अगर आपको पता है। तो पहले संविधान संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में दोस्तों नवीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। ध्यान रखेंगे, नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए है दोस्तों अनाईमुदी, ऑप्शन बी है दोस्तों मीस पुलीमाला, ऑप्शन सी है दोस्तों मसीनागुडी, ऑप्शन डी है वाघमोन। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? दोस्तों पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अनाईमुदी। अनाईमुदी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है, अन्नामलई पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है अनाईमुदी? ध्यान रखेंगे, अन्नामलई पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्नामलई पर्वत श्रेणी में अनाईमुदी स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अन्नामलई पर्वत श्रेणी में अनाईमुदी स्थित है। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अन्नामलई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो अन्नामलई की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछा जाएगा तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु एवं केरल राज्य में भी अवस्थित है। केरल राज्य में, तमिलनाडु और केरल राज्य में अवस्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है पीर पंजाल। दोस्तों पीर पंजाल जो है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल पर्वतमाला लघुत्तर हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पीर पंजाल दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। और यह पर्वतमाला कहाँ पर है? दोस्तों पीर पंजाल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो पीर पंजाल कहाँ पर है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, विस्तृत है। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है G7 देशों का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो G7 देशों का शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इटली में। कहाँ पर आयोजित किया गया? इटली में दोस्तों इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। अगला दोस्तों, वर्ष 2023 में G20 देशों का सम्मेलन किस देश में होना प्रस्तावित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। दोस्तों वर्ष 2023 का G20 के देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अग्निवीरों के लिए 4 वर्ष की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है दोस्तों 15%, ऑप्शन बी है दोस्तों 10%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। तो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 वर्ष की सेवा के बाद दोस्तों कितने प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है 10% दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है? तो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बिना किसी देरी के सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है दोस्तों भोपाल। तो दोस्तों भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है हैदराबाद। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन दोस्तों आप हमारे साथ में जुड़कर अपने सभी एग्जाम की तैयारी करें बहुत ही बेहतर, और हमारे साथ में जुड़ेंगे अपने सभी एग्जाम को दोस्तों क्रैक करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दिया जा रहा है। सभी दोस्तों एक बार लाइक और शेयर करेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को, और बोल उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा।